हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी में जुडिशियल सिस्टम के बारे में। आज का हमारा टारगेट रहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जो लोकल लेवल पर जो कोर्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लोक अदालत, इन सभी को आज हम कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा कि हम जो है वो क्विक रिवीजन के अंडर कोशिश करेंगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के फैक्ट जो भी रहते हैं रिलेटेड टू जुडिशियल सिस्टम उसको समझेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए या फिर मेंस में आए हम उसको इजीली मेंस में लिख सके और प्रीलिम्स में इजीली अटेम्प्ट कर सके। जो भी जो है वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहता है उसको इजीली एड्रेस कर सके। हमारा टारगेट रहेगा जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं हम उनको भी कवर करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस भी डिस्कस करेंगे, प्लस साथ में सिग्निफिकेंस भी देखेंगे कि जुडिशरी का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट है, चाहे वो हाई कोर्ट, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। इन सभी को लेकर जो हम प्रॉपर पूरा हर एक फैक्टर जो है वो इन डिटेल एनालाइज करेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बताना चाहूंगा कि जनरल स्टडीज की हमने जो है वो लाइव क्लासेस शुरू की है, तो अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, कुछ पावर डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। तो सबसे पहले देखो बेसिक अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है, पहले देखो अगर हम चलते हैं वैदिक फेज में, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी एक जस्टिस सिस्टम था जो कि नगर के बड़े लोग होते थे वो जो है वो जस्टिस का जो है वो काम संभालते थे। देन उसके बाद वैदिक कल्चर की अगर हम बात करें तो वैदिक कल्चर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक अर्ली वेद और एक लेटर वेद। जो अर्ली वेद अगर हम बात करें, जो अर्ली वैदिक जो पीरियड है वहां पर अगर हम बात करें जस्टिस सिस्टम कैसा था, रिपब्लिकन सिस्टम था। तो वहां पे जो रिपब्लिकन जो हेड होता था वो ये इंश्योर करता था प्रॉपर जस्टिस, सभा समिति थी प्रॉपर डिसाइड करते थे। देन उसके बाद लेटर वैदिक एज में अगर हम बात करें, लेटर जो वैदिक एज है इसमें जो स्पेशल अगर हम बात करें जो प्रोविजन जो फैक्ट रहता है वो ये रहता है कि लेटर वैदिक एज में जन्म से जो है वो यहाँ जनपद छोटे छोटे बनने शुरू हो गए थे। यानी कि अगर हम बात करें कि रिचुअल्स डोमिनेट होने शुरू हो गए थे और यहाँ पे एक तरह से देखा जाता है कि आर्यंस का डोमिनेशन भी जो है वो शुरू हो गया था पूरा। अगर हम बात करें रिजिड जो है वो रिचुअल्स बनने शुरू हो गए थे, कास्ट सिस्टम यहाँ पे जो है वो कहीं ना कहीं डोमिनेट होने लगा था और कहीं ना कहीं फर्स्ट फेज रहती है जनपद बनने की। जैसे जन से जनपद हो गए तो जनपद से फिर महाजनपद बन गए। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो जस्टिस सिस्टम है वो एक जो राजा, क्योंकि लेटर वैदिक एज में हेरिडिटरी सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत हो गई थी, तो जो राजा है वही जो है वो फाइनल जस्टिस जो है वो इंश्योर करेगा। एक ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद महाजनपद फेज की अगर हम बात करें जो कि 600 BCE के अराउंड हुई, बहुत ध्यान से इसको समझना, 600 BCE के अराउंड। तो यहाँ पे जो महाराजा होता था, जैसे कि अगर बात करें अशोका या फिर चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो है वो फाइनल जो है वो डिसीजन लेते थे, मतलब फाइनल, लाइक जैसे आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट, वैसे राजा का कोर्ट जो फाइनल जो है वो अपील के लिए कोर्ट रहेगा इस तरह से। वैसे ही यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जुडिशियल सिस्टम था, ठीक है, स्टेट लेवल पर भी था, वहां पर डिफरेंट पर्संस को जो वो अपॉइंट किया गया था। जैसे कि अगर हम बात करें विलेज लेवल पर, जो विलेज हेड था वो जो है वो प्रॉपर जो है वो डिस्ट्रिक्ट, मतलब जो है वो प्रॉपर जो है वो जुडिशियल सिस्टम को देखता था। सिमिलर लाइक आपका मेडिवल फेज में भी ऐसा चलता है कि वहां पर राजा, ठीक है, सेंटर लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर भी, और जो है वो डिस्ट्रिक्ट पे भी और विलेज लेवल पर भी, इस तरह से जो है वो कोर्ट्स बने हुए थे और जो है वो सब अपना अपना काम करते थे। मेडिवल फेज में अगर हम बात करें मुगल्स के अराइवल के बाद स्पेशली, तो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए। देन उसका ब्रिटिशर्स ने उसको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म किया। ब्रिटिशर्स ने अगर हम बात करें जो हमारा मॉडर्न, जो हमारा ट्रेडिशनल जो जुडिशियल सिस्टम था उसको जो वो ट्रांसफॉर्म किया मॉडर्न रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो उन्होंने किसी टाइम पे अगर हम बात करते हैं जैसे कि कंपनी रूल था, तो वहाँ पे फौजदारी अदालत और निजामत अदालत ये थी, ठीक है, दीवानी निजामत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी थी, प्रोविंशियल लेवल पर भी, और उसके बाद जो फाइनल कोर्ट जो है वो कलकत्ता में भी था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि 1774 में जो है वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था कलकत्ता में, ठीक है, और यहाँ पर 4 जजेस थे। ये ट्राई करता ब्रिटिश सब्जेक्ट को, बट लेकिन इसको अबॉलिश कर दिया गया था 1858 में। उसके बाद जो है वो अगेन एक कोर्ट बनाया गया, बट लेकिन फिर हमें याद रखना है कि 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके थ्रू फेडरल कोर्ट बना, और ये फेडरल कोर्ट कहीं ना कहीं आज के सुप्रीम कोर्ट से लिंक करता है। तो जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें जो फेडरल कोर्ट बना वो कहीं ना कहीं आज के सुप्रीम कोर्ट से लिंक करता है। तो देखो हमारे यहाँ पर जो जुडिशियल सिस्टम है ना उसको जनरली जो हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट और एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो है वो लिंक करते हैं सुप्रीम कोर्ट के साथ, और ये पार्ट 5 में मेंशन्ड है। इसके बाद यहाँ पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक सीएजी से लिंक करते हैं, तो हमने इसको साथ के साथ में रिवाइज कर लिया। अब उसके बाद हम बात करते हैं इनॉग्रेशन की। जो आज के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट है वो कब बना, वो बना है जनवरी 28, 1950। अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट जो उसकी कंस्टिट्यूट असेंबली ने करी थी, कब करी थी, 24 जनवरी 1950। और अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में चल रहे हैं, वो कब बने हैं, 1950 में ही बने हैं, लेकिन बने हैं 25 जनवरी 1950। और 25 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। तो याद रखना है कि 28 को जो है हमने क्या कह रहे हैं कि 28 जनवरी को जो है वो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो है वो बना। एक ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि 26 को जो है वो हम क्या मनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं, जिसको हमने सबसे पहले कब मनाया था, 1930 में, एज इन पूर्ण स्वराज। पूर्ण स्वराज जो है वो हमने उसको मनाया। देयर आफ्टर जो उसका सिग्निफिकेंस रहता है पूर्ण स्वराज को लेकर, हमने डिसाइड किया कि 26 जनवरी को हम क्या बनाएंगे, रिपब्लिक डे। 26 जनवरी से पहले भारत सिर्फ एक इंडिपेंडेंट नेशन था, लेकिन 26 जनवरी को भारत क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। तो ये स्टेटमेंट भी जो है वो एक बार एग्जाम में पूछी गई है। आई होप आपको रिपब्लिक वर्ड जो बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं है तो आप प्रीवियस क्लासेस भी देख सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की, तो देखो सबसे पहले स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो ओरिजिनली जो है वो 8 जजेस थे, जिसमें एक जो है वो सीजीआई था और 7 अगर हम बात करें तो अदर जजेस। बट लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो 34 है, जिसमें 33 जो है वो आपके जजेस आते हैं और 1 जो क्या आता है आपका आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्ट्रेंथ को लेकर जो पावर है कि सुप्रीम कोर्ट की कितनी स्ट्रेंथ रहेगी, बढ़ाने या घटाने, वो किसके पास आती है पावर, जो हमारी पार्लियामेंट है उसके पास। पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जो स्ट्रेंथ उसको बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि चेक एंड बैलेंसेस, जैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, वैसे ही स्ट्रेंथ बढ़ाने घटाने की जो पावर है वो किसके पास होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। देन अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो अपॉइंटमेंट को लेकर सबसे क्लियर फैक्ट जो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटमेंट करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है। जैसे हम बात करते हैं ना कि एमपीज की अपॉइंटमेंट, यानी कि जो आपके लाइक मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट, प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं, या प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट जो है वो कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं। बट लेकिन यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं आ रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ही जजेस, जिसको कहते हैं कलीजियम सिस्टम। कलीजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन पर जो है वो क्या होता है कि जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनको अपॉइंट किया जाता है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि किस तरह से जो है वो ये कलीजियम सिस्टम कंसेप्ट बनता है। तो देखो सबसे पहले बेसिक एक जो है वो सीजीआई को लेकर जो है वो एक कन्वेंशन था पहले कि 1970s तक एक कन्वेंशन था कि सीनियर मोस्ट जज जो है सुप्रीम कोर्ट का पॉसिबिलिटी है कि वही क्या बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। बट लेकिन उसके बाद जब ये चेंज हुआ, कोई सीनियर मोस्ट नहीं था या सीनियर मोस्ट रह गया और कोई और बन गया, तो उसके बाद जो है वो फिर अपॉइंटमेंट को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो थोड़े बहुत इश्यूज आने लगे। तो फिर यहाँ पर 3 जजेस केस आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो पहला जो जज केस आता है वो आता है 1982। अब हुआ क्या यहाँ पे कि जैसे हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस अपॉइंट करने हैं उसके लिए जो है वो कंसल्टेशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ही चीफ जस्टिस के साथ कि भाई किसको अपॉइंट करना है, किसको नहीं करना है। तो यहाँ पे जो पहला केस आता है वो आता है 1982 का, कि यहाँ पर कहा जाता है कि कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस नहीं है। अगर सीजीआई से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछ रहे हैं कि किसको अपॉइंट करना है किसको नहीं, तो उस केस में उनको कंसल्टेशन की कोई जरूरत, मतलब कंसल्टेशन उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगी। कंसल्टेशन डजंट मीन कंकरेंस, तो दैट मीन सारे पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। देन उसको सेकेंड जज केस में कहा गया 1993 में, कंसल्टेशन मीन्स कंकरेंस, मतलब जो नाम जो है वो रेकमेंड किए सीजीआई ने, प्रेसिडेंट को उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। थर्ड जज केस में कहा 1998 में कि कंकरेंस जो है वो सिंगल मेंबर के थ्रू नहीं होगी, यहाँ पे प्लूरल मेंबर होंगे। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि 4+1 की स्ट्रेंथ पर, यानी कि 4 जजेस और 1 सीजीआई मिलकर जो है वो एक कलीजियम सिस्टम बनाते हैं, और ये कलीजियम सिस्टम जो है वो फिर जो है वो नेम्स रेकमेंड करेगा फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट। ये तो हो गया बेसिक फैक्ट। अब उसके बाद याद रखना है आपको कि मान लीजिए कि सीजीआई ने कोई रिकमेंडेशन दी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने डिले कर दिया उसको अपॉइंट करने के लिए, तो जो अपॉइंटमेंट रहती है वो कलीजियम सिस्टम खुद कर देता है। देन उसके बाद एक और केस आता है जिसमें कहीं ना कहीं अब ये समझा जाता है यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट अगर अपॉइंटमेंट खुद कर रहा है तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वो अपने पर्सन को अपॉइंट करेगा, तो यहाँ फेयरनेस नहीं रहेगी, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी, और इसको लेकर काफी डिबेट डिस्कशन ऑलरेडी रहता भी है।
तो फिर पार्लियामेंट ने कोशिश करी, उन्होंने जो है वो एक कमीशन बनाया, दैट इज नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 99th अमेंडमेंट हुई थी संविधान में उसके थ्रू, बट लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टक डाउन कर दिया और कहा कि ये इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर को इफेक्ट कर रहा है और ये क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव है पार्लियामेंट का। तो इससे हमें यह भी क्लियर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी क्या होती है, पावर जुडिशियल रिव्यू की। एक ये पॉइंट, प्लस साथ में आपको याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है, वैसे ही पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस भी जरूरी है और वैसे ही संविधान को प्रमोट करना भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर जो कंसेप्ट आता है वो लिमिटेड गवर्नमेंट का आता है। हमारे संविधान में क्लियरली मेंशन है किसके पास कितनी पावर है। तो इस तरह से हम जो है वो एक शुरुआत कर सकते हैं। देखो सबसे पहले, और जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है ना, आप इसको एज एन एग्जांपल भी जो है वो मेंस में लिख सकते हैं। देन उसके बाद देखो हम समझते हैं की इंपॉर्टेंट फैक्ट। हमने कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट किससे है? एग्जीक्यूटिव से। और ये हमें कैसे पता चलता है? आर्टिकल 50 बोलता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ठीक है, ये याद रखना, ये आर्टिकल ही बहुत ही ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद मोड ऑफ अपॉइंटमेंट अगर हम बात करें तो उससे भी हमें पता चलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंडिपेंडेंट है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इजिली नहीं रिमूव किया जा सकता जजेस को, स्पेशल रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस होगा, दोनों हाउसेज से पास होगा तभी रिमूव होगा। फिक्स सर्विस कंडीशन रहती है, जैसे कि अगर हम बात करें 65 ईयर्स। एक्सपेंशन, जो एक्सपेंसेस रहते हैं वो चार्ज नहीं होते, वोट मतलब वो चार्ज होते हैं, वोटेड नहीं। मतलब लाइक किस जैसे जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उनसे दो तरह से पैसा निकाला जाता है। एक होता है चार्ज, जो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कटता रहेगा। वोटेड मतलब इतना पैसा चाहिए, जैसे कि बजट। तो जो सैलरी, जो एक्सपेंसेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वो चार्ज होते हैं, वोटेड नहीं। और जिस भी पर्सनालिटी के जो एक्सपेंसेस है या फिर अगर हम बात करें सैलरी है, कुछ भी है, वो सभी के सभी अगर चार्ज है तो दैट मीन्स कि वो ऑफिस क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफिस है। जैसे यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन, सीएजी, अटॉर्नी जनरल, ये सभी क्या है, एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है। काम करते हैं अलग, ठीक है, अपना अपना काम करते हैं, नो डाउट प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते हैं, बट लेकिन ऑफिस सिक्योर रहता है। देन उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बट लेकिन यहाँ पर कंडीशंस रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो अभी रिटायर्ड जज हुए हैं वो उनकी हमें जरूरत है तो उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं। पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, जिसको कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी जो है वो पावर जो सुप्रीम कोर्ट के पास भी होती है, हाई कोर्ट के पास भी होती है। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी एक इंपॉर्टेंट रहता है कि सेपरेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव से, उससे भी क्लियर होता है कि जुडिशरी क्या इंडिपेंडेंट। अब जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है ना, ये फेडरल फीचर है, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इंडिपेंडेंस को लेकर, तो वहां पे ना हम जो आर्टिकल अप्लाई करते हैं वो आर्टिकल अप्लाई करते हैं 50। और हम यहां पर जब सेपरेट कर रहे हैं तो हम सेपरेट किससे कर रहे हैं? एग्जीक्यूटिव से कर रहे हैं जुडिशरी को। देन दूसरा जो कंसेप्ट हम समझते हैं दैट इज जुडिशरी इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट एट टॉप, देन उसके बाद हाई कोर्ट, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर आगे जो है वो लोअर कोर्ट्स। तो इस तरह से जो ये इंटीग्रेशन चलती है, इंटीग्रेटेड, लाइक सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके बाद हाई कोर्ट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट पूरे नेशन में, हाई कोर्ट एक स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फिर उसके नीचे हो गए, देन उसका लोअर कोर्ट। तो ये भी आपको एक इफेक्ट याद रखना। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म, इनको हम पूरा प्रॉपर डिटेल में एनालाइज करेंगे अभी आगे, क्योंकि ये ऐसे कंसेप्ट है जो कि मेंस में मैक्सिमम टाइम जो है पूछे जाते हैं। देन उसके बाद देखो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो हमें ये याद रखना है कि अगर किसी पर्सन को जज बनना है तो वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए, यानी कि वो भारतीय होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। देन उसके बाद उसके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो 5 साल जो है वो किसी भी हाई कोर्ट में उसने जो है वो एज एन जज जो है वो काम किया हो। एडवोकेट होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में। और डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिश होना चाहिए प्रेसिडेंट की ओपिनियन में, कि प्रेसिडेंट को लगना भी चाहिए कि हाँ ये पर्सन जो है वो जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट में। ओथ अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करवाते हैं, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ओथ कौन करवाता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद टेन्योर की अगर हम बात करें तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, मिनिमम एज तो मेंशन्ड ही नहीं है, मैक्सिमम मेंशन्ड है दैट इज 65 इन केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एंड इन केस ऑफ हाई कोर्ट अगर हम बात करें तो दैट इज 62। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रेसिडेंट बनने के लिए मैक्सिमम एज कितनी चाहिए होती है, मैक्सिमम एज कितनी लिमिट हमने लगाई है कि इतनी एज तक ही जो है वो कोई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। रिमूवल की अगर हम बात करें तो देखो रिमूवल का जो रेजोल्यूशन है, सबसे पहले याद रखना कि वो लोकसभा और राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो दैट मीन्स सेम पावर। रिमूवल के लिए कुछ मेंबर्स की सपोर्ट चाहिए होती है। एक बार अगर रिमूवल रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस हो जाए तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कमेटी बैठती है। इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट के बाद अगर लगता है कि हाँ वो उसमें प्रूफ हो रहा है कि ये जज जो है वो
इनकेपेबल है, ठीक है, तो फिर उसको रिमूव किया जाता है। तो मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी दो ग्राउंड रहते हैं, और इम्पीचमेंट होती है, याद रखना क्या होती है, इम्पीचमेंट होती है जजेस की, और इम्पीचमेंट एक और पर्सनैलिटी की भी होती है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 61। तो रिमूवल याद रखना, रिमूवल का रजिस्ट्रेशन या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। अब मान लीजिए हाई कोर्ट का कोई जज है, उसको रिमूव करना है, तो हाई कोर्ट के जज को जो रिमूव करने का जो रेजोल्यूशन है वो स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं आएगा, वो कहां पर आएगा, वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होगा। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, और ये अभी न्यूज में भी है, जस्टिस वर्मा से रिलेटेड ये फैक्ट आपको याद रखना है। देन उसके बाद एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगर हम बात करें, तो अपॉइंटमेंट जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं जब कोई जो जज नहीं होता है, लाइक सीजीआई रिटायर्ड हो गया लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ कि कौन नेक्स्ट सीजीआई बनेगा, तो सीनियर मोस्ट जज को जो है वो अपॉइंट कर देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज एन एक्टिव चीफ जस्टिस, और ओथ भी कौन करवाता है उसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओथ करवाते हैं। तो याद रखना प्रेसिडेंट क्या कर रहा है, ओथ करवा रहा है। फिर उसके बाद आते हैं एडहॉक जजेस, एडहॉक जजेस या रिटायर्ड जजेस। तो देखो सबसे पहले तो एक बेसिक सी टर्म रहती है कि जज कभी रिटायर्ड नहीं होता, आपने बहुत बार सुना होगा ये कंसेप्ट कि जज जो है वो कभी रिटायर्ड नहीं होता। तो ये जो कंसेप्ट है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट भी उनको जो है वो किसी ना किसी कमेटी में ऐड कर देते हैं, या फिर उनको कहते हैं कि भाई देखो अभी स्ट्रेंथ पूरी नहीं हुई, स्ट्रेंथ कंप्लीट नहीं हुई और 4-5 जजेस एक साथ रिटायर हो रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी रहती है 2-3 जजेस को अगेन अपॉइंट कर दे। एक तो ये पॉइंट हो गया। एडहॉक जजेस का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है, लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम समझ रहे हैं कि 24 ही जजेस है और वर्कलोड बहुत है, तो एडहॉक जजेस क्या होते हैं, एडिशनल जजेस होते हैं। कुछ एक जजेस को हाई कोर्ट से बुला लेंगे या फिर जो है वो किसी और कोर्ट से बुला लेंगे, रिटायर्ड जज को बुला लेंगे, तो उनको एडहॉक जज कहते हैं, और ये जो है वो सीजीआई करते हैं, लेकिन वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन्फॉर्म कर देते हैं। देन उसका पावर एंड फंक्शन की अगर हम बात करें, तो कुछ एक बेसिक पावर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओरिजिनल पावर। ओरिजिनल पावर का मतलब क्या, ओरिजिनल पावर या ओरिजिनल जुडिक्शन। तो ओरिजिनल जुडिक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये जुडिक्शन जो है वो सेंटर, और मतलब कुछ एक लाइक केसेस होंगे जिसमें ये जो है वो पावर रहती है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जो ओरिजिनल जुडिक्शन की जो पावर है ना, याद रखना, वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूट है, जैसे मान लीजिए एक एक स्टेट और सेंटर, जब एक स्टेट है या फिर दो स्टेट और सेंटर के बीच में डिस्प्यूट हो सकता है। जैसे मान लीजिए सेंटर ने कोई कानून बनाया और वो स्टेट्स को इंप्लीमेंट करना है, बट लेकिन स्टेट्स को लगा कि ये तो स्टेट लिस्ट का था और हमारी जो ऑटोनॉमी है वो इफेक्ट हुई है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इस केस में उनके पास क्या होगा, ओरिजिनल जुडिक्शन होगी। अब अगर स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है ओरिजिनल जुडिक्शन के अंडर। इनके जो आर्टिकल्स है वो हम क्रोनोलॉजी में डिस्कस करेंगे पूरा प्रॉपर, ताकि आर्टिकल्स की जगह एक साथ याद हो जाए। एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन की अगर हम बात करें, तो ये उन केसेस में आता है जो कि फेडरल इश्यूज से रिलेट करते हैं, जो कि फेडरल इश्यूज या फिर जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट रहते हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी जो है वो केस बनता है, तो वो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है, वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देखेंगे। रिट जुडिक्शन की अगर हम बात करें, तो वो आता है आर्टिकल 32, जिसमें अगर हम बात करें हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सिशोरीज, ठीक है, प्रोहिबिशन और क्यू वारंटो, ये 5 रिट्स आती है, और ये 5 रिट्स जो है वो पार्ट है फंडामेंटल राइट का, यानी कि आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, और आर्टिकल 32 कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू से भी लिंक करता है आर्टिकल 13 के साथ मिलकर। आर्टिकल 13 में कहा गया है लॉ इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट डिक्लेयर नल और वॉइड। तो इस प्रोविजन को प्रूफ करने के लिए, सिद्ध करने के लिए आर्टिकल 32 के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अगर हमारा कोई भी राइट वॉलेट होता है तो। और सुप्रीम कोर्ट मना भी नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 32 इटसेल्फ अ फंडामेंटल राइट, जिसको हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा है किसने, बी आर अम्बेडकर जी की बात करें अगर, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन भी थे, और ड्राफ्टिंग कमेटी में अगर हम बात करें तो टोटल जो है वो 7 मेंबर्स है। देन उसके बाद नेक्स्ट जो जुडिक्शन आती है दैट इज अपीलेट जुडिक्शन। अपीलेट जुडिक्शन की अगर हम बात करें तो बहुत ही कॉमन है, मतलब अपील हो रही है, तो अपील 2 केसेस में होती है, तो सिविल केसेस में या फिर क्रिमिनल केसेस में, और दोनों ही केसेस में अपील जो है वो लेकर जाया जा सकता है हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, या फिर अगर हम बात करें किसी और अदर कोर्ट से, तो अपील लेकर जो है वो कहां पर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, सिविल और क्रिमिनल दोनों। देन उसके बाद आता है एडवाइजरी जुडिक्शन, ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। अब ये क्या है अगर हम बेसिक समझे, तो जो ये आर्टिकल 143 है ना, ये लिंक करता है प्रेसिडेंट के साथ। मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ पूछना है,
अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो ऐसे नहीं पूछ सकते क्योंकि उनके पीछे कौन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि भाई देखो जरा सुप्रीम कोर्ट से पूछो ये करना सही रहेगा या नहीं, कहीं ऐसा ना हो बाद में कानून हम बना दें और सुप्रीम कोर्ट बाद में इसको स्टक डाउन कर दे, तो पहले ही पूछ लेते हैं। तो जब ऐसे कोई किसी कानून को लेकर या कोई और डिसीजन को लेकर जो पहले पूछना होता है, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट से पूछते हैं, तो उसको कहते हैं एडवाइजरी जुडिक्शन। ये आर्टिकल 143 में मेंशन्ड है। अब आपको याद रखना है कि ये बाइंडिंग नहीं होती है, बाइंडिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो एडवाइस दी वो बाइंडिंग नहीं होगी। प्रेसिडेंट के ऊपर सिर्फ एक ही की जो है वो एडवाइस बाइंडिंग होती है, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एक ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद आपको याद रखना है कि जो एडवाइसरी जुडिक्शन है तो बाइंडिंग नहीं है, पहला पॉइंट। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कुछ पूछने के लिए कहा तो एटलीस्ट 5 जजेस का जो बेंच रहेगा वो एडवाइसरी जुडिक्शन देगा। तो 5 जजेस तो एटलीस्ट एक बेंच में होने ही चाहिए, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो की फैक्ट आपको याद रखना है कि 5 जो जज है एटलीस्ट वो होने ही चाहिए जब कोई ऐसी एडवाइसरी जुडिक्शन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देनी है सुप्रीम कोर्ट ने। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लिंक करते हैं। तो देखो सबसे पहले आर्टिकल 124 जिसमें कहा गया है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और कब एस्टेब्लिश किया गया है, 28 जनवरी 1950। तो ये भी हो गया एक कॉमन बेसिक फैक्ट। देन उसके बाद 124A में आता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की अगर हम बात करें तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन भी कर दिया था 2014 में। देन उसके बाद आर्टिकल 124B में अगर हम बात करें तो फंक्शंस ऑफ कमीशन, जो कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन था, लेकिन इसको स्टक डाउन कर दिया था। 124C में अगर हम बात करें पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, ये एक इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 125 जिसमें सैलरीज ऑफ जजेस के बारे में मेंशन है, जो कि चार्ज होती है। आपको याद रखना क्या होती है, चार्ज होती है। देन उसके बाद आता है आर्टिकल 126 जिसमें जो है वो एक्टिंग जजेस के बारे में बताया गया है, हमने जो डिस्कस किया था अभी। आर्टिकल 130 में आता है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, जो कि दिल्ली में है, लेकिन जो है वो एक सीट सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन कहीं पर भी बेंच जो है वो बैठाया जा सकता है। आर्टिकल 131 में अगर हम बात करें तो ओरिजिनल जुडिक्शन मेंशन्ड है। आर्टिकल 131A में अगर हम बात करें तो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन आती है। आर्टिकल 132 में अगर हम बात करें तो अपीलेट जुडिक्शन आती है, हाई कोर्ट से अपील लेकर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 133 में अगर हम बात करें तो अपीलेट जुडिक्शन आती है, लेकिन सिविल केसेस में। आर्टिकल 134 में अगर हम बात करें तो अपीलेट जुडिक्शन आती है, लेकिन क्रिमिनल केस। तो याद रखना सिविल केस 133, क्रिमिनल केस 134 सुप्रीम कोर्ट में सिविल केस को लेकर जो अपील जा रही है 133 में जाएगी। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट 134 के अंदर अगर हम बात करें तो क्रिमिनल केस में जो है वो अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं आर्टिकल 134 के अंडर। देन उसके बाद अदर आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 137 रिव्यू जजमेंट और ऑर्डर बाय द सुप्रीम कोर्ट की, जब अपनी ही जजमेंट को रिव्यू करना, जैसे मान लीजिए एक बार 3 जजेस ने दिया कोई वर्डिक्ट, देन उसके बाद 5 ने उसको रिव्यू कर दिया, 7 ने उसको रिव्यू कर दिया, और बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे जाते हैं, तो आता है आर्टिकल 137 के अंडर। आर्टिकल 141 के अंडर क्या आता है, लॉ डिक्लेयर बाय द सुप्रीम कोर्ट बाइंडिंग इन ऑल कोर्ट्स। अगर मान लीजिए आर्टिकल 141 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो फिर उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई मना नहीं कर सकता। देन उसके बाद आर्टिकल 142 की अगर हम बात करें तो 142 में कहा गया है कंप्लीट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती है, सुप्रीम कोर्ट को जो है वो आर्टिकल 142 इंपावर करता है कि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करनी है। आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुडिक्शन जिसके बारे में हमने बात करी अभी, और आर्टिकल 147 आता है इंटरप्रिटेशन की पावर, और सुप्रीम कोर्ट का जो मेन काम रहता है वो इंटरप्रिटेटर का ही रहता है।